ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस, झूठे आरोपों का सच। मेरा नाम है विनोद तिवारी और हम यहाँ पर बताते हैं पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। दरअसल ये जो पॉडकास्ट है ये पुरुषों के ही नाम है और उन पुरुषों के नाम है जो अपनी अंदर की बात को कह नहीं पाते, उजागर नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो दोस्तों इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा एपिसोड है वो शुभारंभ करने से उसको पहले बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने चाहता हूँ कि जो एनसीआरबी का डेटा है, आप कई लोग जानते भी होंगे, 2022 का जो डेटा है वो ये बोलता है करीब 1,20,000 से ज़्यादा पुरुषों ने आत्महत्या करी थी और वो आत्महत्या में से ज़्यादातर आत्महत्याएं घरेलू हिंसा की वजह से हुई थी और उसमें पुरुषों का अनुपात औरतों के अनुपात से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स। ओके, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ तो डेटा था। 2022 नहीं बल्कि 2024 को दिसंबर की रात 8 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी मानव जाति पे एक भूचाल सा आ गया। हुआ क्या था शायद आपको पता होगा। 8 दिसंबर 2024 को एक हमारे बहुत होनहार इंजीनियर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट थे, वेरी इंटेलिजेंट थ्रू आउट हिज कैरियर, आप शायद समझ गए होंगे अभी तक। तो मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष जिन्होंने इन सब चीजों से, झूठे आरोपों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, जिन्होंने सुसाइड किया था और वो एक लैंडमार्क बन गया पूरे भारतवर्ष के लिए। आज यदि हम किसी से भी बात करते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो पुनीत खुराना या आगे मानव या बाकी लोगों को नहीं जानते हो, लेकिन अतुल सुभाष और उनका जो चेहरा, उनका जो फोटोग्राफ है, उनका जो वीडियो है, वो बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग इसी चर्चा के अंदर में बात करने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं उनके भाई को, उनके ब्रदर को, जो इस विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए भी, जूझते हुए भी वे हमें टाइम देने को राजी हुए हैं और वे आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूं उनके बारे में भी, विकास जी के बारे में भी, पर उन्हीं के मुंह से हम चर्चा करेंगे तो दैट वुड बी बेटर। तो उनका नाम है मिस्टर विकास मोदी। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर विकास मोदी टू अवर स्टूडियो। विकास जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारा जो प्रोग्राम है अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस, इस प्रोग्राम में हम दरअसल पुरुषों की जो कहानियां हैं, जो दबी हुई और झूठे आरोप जो हैं, उसको अनवील करने का काम करते हैं। और आपकी जो ब्रदर की जो कहानी है उसका तो जग जाहिर है, मतलब अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ ऐसी है जो अनकही होगी, बहुत सारे लोग जान चुके हैं। तो हम इसी बारे में आज चर्चा करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू यहाँ इनवाइट करने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके इस मंच से, आपके इस पॉडकास्ट से मैं अपनी बात कहूँ और मैं अपने भाई के बारे में पूरे आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो ट्रुथ है वो पता चल सके, मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू। यस, थैंक यू। सो सबसे पहले तो विकास जी, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अतुल सुभाष, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट यू। आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए। आप आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? सर मैं अतुल सुभाष का छोटा भाई हूँ जी। और
मेरी जो पढ़ाई है वो मैं एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। और इसी चीज़ में मैं आगे प्रैक्टिस कर रहा हूँ हुँ, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप ये कहें कि पढ़ाई जो है अगर हमारी बचपन की मैं बात करूँ हुँ। तो पढ़ाई जिस स्कूल में मेरे भाई ने पढ़ाई की है उसी स्कूल में मैंने भी पढ़ाई किया है अच्छा, अप टू क्लास 12। अच्छा वेरी गुड। क्लास 12 के बाद जो है वो क्योंकि मेरा स्ट्रीम अलग था, मेरे भाई का अलग स्ट्रीम था तो भी मतलब उसके बाद जो है वो हमारा जो पढ़ाई है वो मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, उसके बाद फिर मेरे भाई की पढ़ाई जो है वो पुणे में हुई थी जी, और वहाँ से हम दोनों का अलग हुए थे। बाकी पढ़ाई के मामले में हम लोगों दोनों भाइयों ने क्लास 12 तक साथ पढ़ा है। फैंटास्टिक। तो मुझे लगता है आप 2 ही भाई हैं, जी, सिस्टर्स आपके नहीं, है जी ना? नहीं। और जो आप बता रहे हैं कि आपकी अलग-अलग तो शायद आपका कॉमर्स बैकग्राउंड और उनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा, करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट। इंजीनियरिंग लाइन में। जी। तो विकास जी आपकी जो मतलब बचपन आपका कहाँ बीता और आपका किस तरीके का पारिवारिक बैकग्राउंड था? सर बचपन तो हमारा अपने फैमिली में ही गुजरा है जहाँ पे हम लोग रहते थे बिहार में हुँ, और बिहार में ही हमने पढ़ाई भी करी है। हुँ, क्लास 10 तक की पढ़ाई जो है वो मैं और मेरे भाई दोनों ने क्लास 10 तक जो है वो बिहार में ही करी है। जी, बीच में कुछ 1 साल के लिए मेरा भाई 7 टू 8 जो है वो रांची गया था पढ़ने के लिए। तो अच्छा, उसके बाद फिर से वो बिहार में ही पढ़ा है। तो हम जी, दोनों भाइयों ने लगभग साथ ही स्कूलिंग की है, साथ ही स्कूल गए हैं। हम साथ ही सोए हैं, साथ ही खाना खाए हैं। सही यहाँ बात तक है। कि जो है वो हमारी मेमोरी साथ-साथ ही रही है और पढ़ाई के मामले में भी जो मेरे लिए सबसे पहला गुरु अगर मैं मानता था, तो मैं अपने भाई को ही मानता था। यस, क्योंकि आप मेरे से क्योंकि वो 2 साल का बड़ा था, तो मैं सबसे पहले किसी से पूछने जाता था। पहले टीचर तो आएँगे तब आप पूछोगे, हुँ, हो सकता था टीचर से मैं मार खा सकता था। तो सबसे पहली चीज़ें जो है वो ये होता था कि सबसे पहला जो टीचर था मेरे लिए मेरा भाई था। जी, और वो पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा रहा है, शुरू से वो अपने करियर के पीछे रहा है और मेरे फ़ादर साहब भी बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी, हाँ, वो पढ़ाई पे हमेशा फ़ोकस रखे वाह! कि मुझे अपने बेटों को पढ़ाना है। जी, उन्होंने मतलब हमारी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे मेरे फ़ादर के पास कि वो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जैसे सोचते हो कि गाड़ी मिल जाए, बंगला मिला हुआ है हमें, हम उससे जा रहे हैं। हाँ, हम साइकिल से 12-12 किलोमीटर साइकिल से जाके पढ़ाई करी है, ओह माय दोनों भाइयों गॉड! ने। ओह माय गॉड! 12 अच्छा, किलोमीटर जाते थे हाँ, स्कूल हाँ, हाँ, साइकिल चला के और 12 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। अरे बाप रे! और ये कोई बहुत पुरानी सालों पुरानी बात नहीं है, जी। 10-12 साल पुरानी बात, जी। है ना? और सुबह 6 बजे हमारा मतलब अगर 6 बजे हम जाते थे, 7 बजे से स्कूल होता था हमारा सुबह का। हुँ, हुँ, तो हम हुँ, लोग 6 बजे घर से निकल जाते थे। हाँ, 1 घंटे हमें लगते थे करीब साइकिल से पहुँचने में 12 घंटे हाँ, हाँ, और हाँ, फिर हम क्लास करके फिर ट्यूशन करके ट्यूशन करने के बाद वापस आते थे 12 किलोमीटर घर साइकिल चला के। हाँ, 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 तो हाँ। ये स्ट्रगलिंग लाइफ़ हमारी और हमारे भाई की रही है बचपन हुँ, से। हुँ, हुँ। दरअसल हमें पता है कि आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुज़र रहा होगा, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से न जाने कितनी बार आप सोशल मीडिया पे, प्रेस पे आप जा चुके हैं और बार-बार, बार-बार वो बात रिपीट करना और वो बातों को याद करना एक आसान नहीं होता है एक भाई के लिए, एक परिवार के लिए। बट फिर भी माफ़ी चाहेंगे, कुछ चीज़ें मैं पूछूँगा और कहीं पर किसी तरीक़े का आपको लगे तो प्लीज़ आप इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ इट्स ओके, ठीक है ठीक ना? है सर। ओके, हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि हम और सारे लोग बस ये उत्सुक हैं, मतलब क्यूरियस हैं जानने के बारे में कि हमने कितना होनहार बंदा खो दिया। मैं तो अभी भी सचमुच में सोच कर के दंग रह जाता हूँ कि देश को, दुनिया को, मतलब लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ी कि एक बंदा जो इस लेवल तक पहुँचाया। आपके पापा, आपने जैसे बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल किया आपके पापा ने, किन परिस्थितियों से गुज़र करके बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवाई। आपको उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट और बहुत बढ़िया बनाया। उसको बहुत इंजीनियरिंग का बढ़िया बनाया और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंचाया इतनी सी एज में, और उसके बावजूद वो बंदे को हमने खो दिया, जिसका किसी को भी दुख नहीं है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। विकास जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने ये सब स्ट्रगल जब कर रहे थे, तो आपकी पढ़ाई वढ़ाई पूर्व होने के बाद में, आपका इनका जॉब लगने के बाद में शुरुआत कहाँ से हुई शादी की? वो थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। सर जैसे मैं आपको बताता हूँ 2013 में ही हम दोनों भाइयों ने ग्रेजुएशन किया कंप्लीट किया था। जी। वो गैप कम हुआ इस वज़ह से गैप कम हुआ कि 2 साल का हमारा गैप
स्टडीज़ में भी रहा है बचपन से। अच्छा, अच्छा। जैसे मेरा ब्रदर 9th क्लास में था तो मैं 7th क्लास में था। जी। ऐसे 2 साल का गैप हमेशा एज में भी रहा है और पढ़ाई में भी रही हाँ है। जी, हाँ जी। तो जो ये ग्रेजुएशन हम दोनों भाइयों ने कंप्लीट किया वो ऐसे कंप्लीट किया क्योंकि 1 साल मेरे ब्रदर ने तैयारी करी थी कोटा जाकर, अच्छा, गैप ले लिया। गैप लिया था हुँ। 12th के बाद, और उसके बाद 1 साल जो है क्योंकि इंजीनियरिंग की जो ग्रेजुएशन होती है वो 4 साल की होती है, बराबर। और जो कॉमर्स की ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है। अच्छा। तो इस वजह से हमारा जो है वो पैरेलल हो गया कि हम दोनों जी। भाइयों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट जो किया था वो 2013 में कर लिया था। जी, जी। उसके बाद मेरे ब्रदर की सबसे पहले जो है जॉब कैंपस प्लेसमेंट में ही हो गई थी, वेरी और गुड। सबसे पहला जॉब जो हुआ था वो बैंगलोर में ही हुआ था। अच्छा। तो बैंगलोर से जॉब होने के बाद जो चेंज किया मेरे ब्रदर ने वो किया गुड़गांव, हुँ। गुड़गांव से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर वापस बैंगलोर। अच्छा। तो ये उसकी जॉब का सिलसिला रहा है, हुँ। और फिर बैंगलोर में ही हुई है सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, हुँ। जो शादी की बात है वो शादी की चीज़ें जो स्टार्ट हुई 2019 से हुई। जी। 26 जनवरी 2019 को जी। मेरे फादर को और मदर को जो है वो बुलाया गया था बिहार से दिल्ली, अच्छा। और दिल्ली में ही हमें उनकी फैमिली से मिलना था। और अच्छा। ये शादी जो है वो शादी.com के थ्रू हुई थी। अच्छा। तो इसमें लड़का और लड़की नॉर्मली यही होता है, शादी.com से आप दोनों एक दूसरे को फाइनलाइज कर लेते हो, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, आप बातचीत कर लेते हो, हुँ। और बातचीत करने के बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ ओके है जी। सारी चीज़ें। जी। तो मेरे फादर मदर आए, इनकी फैमिली को देखा वहाँ दिल्ली में ही, हाँ जी। और दिल्ली में ही 2 घंटे 3 घंटे जो हम लोगों ने डिनर किया था उतनी देर ही हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी थी। और अच्छा। क्योंकि फाइनलाइज इस केस में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की दोनों ही एक दूसरे को फाइनलाइज कर चुके होते हैं, तो एक फादर और मदर के लिए सिर्फ ओके करना ही हाँ जी। ऑप्शंस रहता है। फिर भी मेरे फादर ने आकर जब घर पे वापस आए तो मेरे फादर ने बोला कि देखो ये एक ऐसा डिसीजन है जहाँ पे आप बैकआउट नहीं हो सकते हो। ट्रू। बिल्कुल बिकॉज हमारे ऐसा हिंदू कल्चर में कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक बार ओके कर दीजिए किसी फैमिली को और वापस बैक हो जाइए कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे शादी ऐसा। जी। तो मेरे फादर ने मेरे भाई को यही बोला था, और उस टाइम पे मैं भी था, घर पे ही था। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि नहीं हाँ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो मेरे भाई ने ओके करने के बाद जो है मेरे फादर ने ओके कर दिया था। जी। फिर अगले दिन जो है वो हमें हमने वो फल-वल जो देना होता है वो सारी चीज़ें कर दी गई थी। तो रोका। रोका जिसको कहते हैं, हुँ। वो चीज़ें हम लोगों ने फाइनलाइज़ कर दी थी। हुँ। तो इसके बाद जो है वो 26 अप्रैल 2019 को ही, उसी साल 2026 जनवरी को देखा गया था। जी। 26 अप्रैल 2019 को हुँ। ही शादी का डेट निकाल दिया गया। अच्छा। जबकि मैंने बोला था कि ये शादी जो है वो ठंड में की जाए, गर्मियों में ना मुझे भी करके। लग रहा है कुछ जल्दी ही हुई थी, है ना? हाँ, 3-4 महीने में तैयारी। बट इसका रीज़न ये था हुँ। क्योंकि उनके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। अच्छा। हार्ट के प्रॉब्लम थी उनके फादर की। अच्छा। जो लड़की थी अच्छा। उनके फादर हुँ। की तबीयत ख़राब रहती थी, हुँ। और उनको डॉक्टरों ने जल्दी टाइम दे दिया था कि आपके जो ये हैं हस्बैंड हैं, मतलब जो निशा सिंघानिया जो उसकी मदर इन लॉ थी, हुँ। वो निशा सिंघानिया के जो हस्बैंड है उनकी टाइम कम है। तो अच्छा। इस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी करके जी। ये प्रेशराइज़ करके शादी करवाने का डेट निकलवा दिया कि 26 अप्रैल को ही शादी करते हैं। जी। और इस बिटवीन जो 26 जनवरी से 26 अप्रैल का जो टाइम था, उस हुँ। टाइम पे भी होता ये है कि नॉर्मली लड़के और लड़की जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं, हुँ। एक दूसरे को समझते हैं, जी। लेकिन उस दौरान भी वो ज़्यादा बात नहीं प्रेफर करना चाहती थी। ये मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है, अगर आप अच्छा। सुने होंगे, हाँ, मैंने सुना है, करेक्ट। कि वो लड़की जो है वो प्रेफर नहीं करती थी बात करने की। हुँ। तो कई बार मेरे भाई ने बोला कि वो बात नहीं करती है, तो हम लोग सोचते थे कि चलो इतने जल्दी डेट निकाल दिया गया है तो हो सकता है कि काम में बिजी होगी, हो सकता है। हुँ। तो हम लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं थी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हुँ। तो ये एक पर्पस से किया गया, साजिश से किया गया, सारी चीज़ें साजिश से करवाई जा रही थी उससे। हुँ। हुँ। और फिर शादी होने के बाद आप समझिए कि 26 अप्रैल 2019 को ही हुँ। मोदी जी अपनी नॉमिनेशन के लिए वाराणसी गए थे, अच्छा। और वाराणसी में ही हमारी 26 अप्रैल को ही शादी हुई। ओहो! तो उस दिन इतना डिफ़िकल्ट था हमारे लिए कि हम लोग मतलब जा रहे थे तो दिक्कत ये थी कि हुँ। गाड़ी जो है वो
रख लिया जाता है इलेक्शंस के दौरान। प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हैं, तो इतनी सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोगों ने डेट निकाल लिया था, सारे अरेंजमेंट हो गए थे, तो करना ही था। फिर भी हमने किया। जैसे ही लड़की शादी होने के बाद 26 को शादी थी, 27 को वो रात के 12 बजे करीब हम लोग घर पे आए हैं, रात के 12 बजे 27 को। तो 28 और 29 वो हमारे घर पे रही है जी, और 30 की सुबह वो चली गई है बैंगलोर। बराबर। 30 अप्रैल 2019 के बाद आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। अच्छा, मतलब आप मिले ही नहीं उससे वो 1-2 दिन के अलावा में? बस और 2 दिन उन्होंने जो मैं मिला हूँ वो मिला हूँ 28 तारीख और 29 तारीख। बराबर, 30 तारीख को सुबह वो चली गई थी, जी, उसके बाद मैं आज तक कभी नहीं मिला हूँ। बताइए। ओके। और मैं अपने फादर की बता दूं तो फादर जो है मेरे वो 27 को आई थी रात के 12 बजे, तो 28 और 29 मेरे फादर साहब मिले, वो 2 दिन। और 2 दिन उनके फादर जो एक्सपायर किए थे तो उनके घर पे गए थे, तो वो 2 दिन। तो अच्छा। टोटल मिला के 4 दिन मेरे फादर मिले। ओहो, अच्छा। इसके अलावा मैं और मेरे फादर, मैं 2 दिन और मेरे फादर साहब 4 दिन सिर्फ मिले हैं उनसे। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर 498A डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारे फॉल्स केसेस चल रहे हैं। मैं रहता दिल्ली में हूँ, मेरे फादर साहब रहते समस्तीपुर बिहार में हैं। जी, इसके बावजूद भी हम दोनों के ऊपर केस चल रहे हैं। बराबर। मेरी मदर जो है वो ज़्यादा दिन इसलिए रही क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मेरी मदर उनके टेक केयर करने के लिए बैंगलोर में रही थी। एक करीब 3 महीने या 4 महीने रही थी। उस दौरान जो है उनके टेक केयर के चक्कर में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदर को टॉर्चर किया। ओह, अच्छा। लेकिन एक लड़के की माँ, एक लड़के के फादर ये सोचते हैं कि मेरे बेटे की ज़िंदगी, मेरे बेटे की जो चीज़ें हैं वो ठीक से चल रही है तो उसको चलने दिया जाए, रेदर देन कि उसको शिकायत किया जाए कि उसका घर तो टूट जाएगा। ये सोच के वो सहती नहीं सारी चीज़ें। जबकि जब मेरा भाई जब ऑफिस जाता था उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें करती थी, लेकिन मेरी मदर जो है वो मेरे भाई को नहीं बताती थी। ओह माय गॉड, बराबर। तो मैं इसको थोड़ा-सा समझना चाहूँ या मैं इफ़ आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, तो मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा-सा इस तरीके से पेश करूँगा कि इनकी जो सोची समझी साजिश चलती थी, वो इन्होंने थोड़ा-सा शादी में प्रेशर डलवा करके थोड़ी आनन-फानन में जल्दी करवाई शादी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कभी भी अपनी लड़की को आपसे, परिवार से एक्सपोज़ ही नहीं होने दिया। 1-2 दिन की शादी थी, वो वापस चली गई और मतलब 19 से लेकर के और 21 जब तक उन्होंने केस किए, तो 2 साल के अंदर में आप बता रहे हैं कि देवर से तो वो 1-2 दिन ही मिली, पापा से 2-3-4 दिन मिली और माँ से भी उनका मुखातिब जब हुआ जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में रहीं। अदरवाइज़ शी वांटेड टू आइसोलेट कंप्लीटली, वो उनको पूरा आइसोलेट करके और मेंटल टॉर्चर या प्रेशर करती रहती है। बिल्कुल। आप समझो कि कोई भी उनके घर पे कोई फंक्शन हो, आप समझो कि एक लड़की के घर पे, मतलब उनके अपने घर पे कोई भी फंक्शन हो, उसमें मेरे ब्रदर से डिमांड किया जाता था कि आप 6 साड़ी, 6 ड्रेसेस, ये सारी चीजें आप मुझे दोगे और एक सेट फुल गले का सेट जो भी होता है सोने का, वो हमें चाहिए गोल्ड का, जो कि एक कीमत आज के डेट में तो मुझे लगता है उस टाइम पे 12-13 लाख रुपए होगी, आज के डेट में तो करीब 20 लाख भी हो जाएगी, पता है। उनको हर एक फंक्शन पे ये डिमांड रहता था। पर मुझे एक बात बताओ विकास भाई कि मतलब जैसा हम अभी तक देखते आए हैं कि मेरे घर में भी, हम लोग भी ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो दरअसल ये होता है कि लड़के के घर पर कुछ होता है कार्यक्रम, तो मायके वालों की तरफ से आता है, मायरा, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट उनकी तरफ से चढ़ावा आता है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को हर त्योहार पे दिया जाता है, ना कि लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं। सर मेरे केस में तो ऐसा हुआ है कि हमने अगर शादी की भी बात करें तो शादी के हमारे पास फुल एक खर्चे का ट्रांजैक्शंस प्रूफ है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ब्लैक मनी नहीं है या कुछ नहीं है। मेरा भाई सैलरीड पर्सन था और सैलरीड में सारे टैक्सेस पेड पैसे आते थे। तो हमारे पास जो हमने होटल जो बुक कराया गया था, जिस होटल में शादी हुई थी, उसमें भी 50-50% में शादी हुई है। अच्छा। कोई एक पैसा जो है कि जिसमें उनका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ हो, उसका वो प्रूफ दिखा दें कि उनका इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हुआ है। हर एक ट्रांजैक्शन प्रूफ हमारे पास है। हमने जो भी चीज़ें चढ़ाई है या उन्होंने जो भी चीज़ें चढ़ाई है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो भी चीज़ें चढ़ाई है उसका एक एक चीज़ का हमारे पास एज अ प्रूफ है कि हमने ये चीज़ें दी थी, इसका ये ट्रांजैक्शन प्रूफ है। ठीक है।
तो इसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से ये हमें लगाया जाता है या ये हमें बताया जाता है कि हम 10 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे उनसे, हाँ जी, हाँ जी। आप समझिए कि अगर फॉल्स केसेस की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जिसमें एक फॉल्स केसेस ये है कि हम उनसे 10 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे। हाँ जी। तो आप ये समझो कि जिस टाइम पे वो शादी करी थी, उस टाइम पे उन्होंने खुद ही कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दिया है, जिसमें वो कह रही है कि 40,50,000 रुपए का मेरे भाई का पैकेज था जिस टाइम पे वो शादी करी थी। बराबर जी। तो आप समझिए कि जो इंसान 40,50,000 रुपए कमा रहा है, वो 10 लाख रुपए दहेज मांगेगा क्या? बड़ी हास्यास्पद वाली बात है। और अगर वो 10 लाख रुपए का दहेज का मांगने का अगर वो केस भी लगा रही हैं, तो आप समझिए कि हमारे अब सिस्टम पे मैं बात उठाना चाहता हूँ, आपको इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा हूँ कि सिस्टम में सबसे पहले चीज होती है कि पुलिस के पास आप जाओगे कंप्लेन लिखवाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने जी। अब क्या पुलिस वाले उस जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है, क्या पुलिस वाले उस एफआईआर को वेरीफाई करते हैं? नहीं करते हैं। आप समझिएगा, इसमें मेरे भाई ने जिस टाइम पे वो एलिगेशंस लगाने गई थी, वो गई थी 2021 में जी। तो 19 के बाद 21 में वो गई एलिगेशंस लगाने के लिए। इन बिटवीन करीब 19,50,000 से ज्यादा 19,50,000 रुपए से ज्यादा उनके फैमिली, मतलब निशा सिंघानिया और निशा सिंघानिया का एक कंपनी है, उस कंपनी में अच्छा मेरे भाई ने पैसे डाल रखे हैं। माय गुडनेस, मतलब कि वो दामाद को शुरू से कोशिश करते थे कि इसको हम जितना दोहन कर सकें। इनफैक्ट मैं बताऊं, मतलब आप शायद जानते हो कि दोहन और शोषण में एक फर्क होता है। दोहन का मतलब जैसे गाय को हम धोते हैं तो वो दूध निकालते हैं, शोषण का मतलब होता है कि उसको इस लायक छोड़ दें कि वो खत्म ही हो जाए। तो उन्होंने उसका दोहन नहीं बल्कि शोषण करना शुरू कर दिया था, दामाद का आइसोलेट करके, और फैमिली से कनेक्शन खत्म हो गया था एक तरीके से। आप बता रहे हैं कि वो अपने जो उनके रीति रिवाज होते थे वो होते थे, उसमें तो पैसा मांगती थी, ज्वेलरी मांगती थी, लेकिन उनकी तरफ से आपके त्योहार, तीज त्योहार में शायद नहीं आता होगा कुछ भी नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं इसी चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ कि पुलिस वाले के पास आप गए तो आपको कोई प्रूफ उन्होंने नहीं देखा कि हमने बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन उनके ही अकाउंट में डाल रखे हैं, अच्छा, रेदर देन कि वो प्रूफ कर पाए कि उन्होंने मेरे पास कुछ पैसे भेजे हों। तो दहेज जो हम मांग रहे थे, सिर्फ मांगना, आप कैसे चीजों को प्रूफ कर पा रहे हो? सिर्फ हम मांग रहे थे, मैं ये जाके बोल दूं और आप केस लिख लो और आप केस फाइल कर दो, ये हमारे देश का कानून है कि लड़की के सिर्फ बोल देने भर से वो एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारे पास प्रूफ होने के बावजूद भी हम उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रही है। अब पुलिस से आगे चलते हैं कोर्ट पे सारे प्रूफ्स और सारे ट्रांजैक्शंस दिखाने के बावजूद भी वहां की जज जो हैं वो ये कह रही हैं ऐसा तो होता है, ये तो तुम्हारी वाइफ है तो उसको पता है सारी चीजें। मुझे ये बहुत बहुत पिंच करने वाला उनका स्टेटमेंट लगा था, एंड आई रियली फील पिटी कि उन्होंने इस तरीके की बात कैसे बोली, बड़े कैजुअल। एंड आप जो बोल रही हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठी हुई हैं। यदि आपको वो व्यक्ति बोलता है कि देखिए इन्होंने मेरे पर झूठे केसेस लगा दिए, तो जो मेल ऑर्डर जिनको बोलना चाहिए वो वहाँ पे बैठी हुई बोलती है, अरे तो उसमें क्या हुआ, ये तो आपकी वाइफ है, ये तो कुछ भी कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी जज साहिबा को नमस्ते करना चाहूँगा। मुझे शर्म आती है, ऐसा लगता है कि हमारे भारत में कई लोग बोल चुके हैं कि पुरुष होना अन्याय है, पुरुष होना एक सजा है, और मैं तो मानता हूं कि पुरुष होने के बाद में शादी करना एक दूसरी बड़ी सजा है जो पुरुष अपने आप को देता है। बिकॉज भाई ये जो इस तरीके की समस्या जो शुरुआत हुई, इस समस्या का शुरुआत कहाँ से हुई? यानी मैं वहां पर जाना चाहता हूँ कि देखिए सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, तो कहाँ से वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया कि वो बच्चे को लेकर के ससुराल चली गई, वहां पे जाके उन्होंने केस किया। तो वो ट्रिगर पॉइंट कहाँ से आया? मतलब सब चीजें ठीक चल रही थी, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अतुल सुभाष की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मी जाकर के सेवाई करने गई थी, डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई, बेटा बहुत अच्छे से हुआ, जॉब बढ़िया चल रहा था, उनको लाइफस्टाइल वो बहुत अच्छी दे रहे थे, आप उनको पैसे वैसे जो मांग रहे थे वो भी दे रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ से आई? प्रॉब्लम यहाँ से आई सर कि जहाँ पे जो 2021 में जब ये वापस आई, तो 2021 में इनकी मदर गई थी मेरे वहाँ बैंगलोर। अच्छा, इनकी मदर, हाँ, मतलब निशा सिंघानिया, हाँ, मेरे भाई के घर गई थी जी। वो इसलिए गई थी क्योंकि इनको एक कोविड का जैसा लक्षण उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उनको लगा ऐसा कि कोविड है। ओके। तो मेरे ब्रदर ने उस टाइम पे चेकअप कराने लेके गया था। तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ, और इन्होंने ही डिसाइड किया, जबरदस्ती इन्होंने बोला कि मेरी मदर को बुला लो आप।
अच्छा। बच्चे का टेक केयर करने के लिए, या अगर मुझे कुछ होता है तो बच्चे का टेक केयर किया जाएगा, तो मेरी मदर को बुलाओ, ज़बरदस्ती बुलाया गया था। अच्छा तो ज़बरदस्ती मेरे भाई ने टिकट बनाया और टिकट बना के बुलाया गया। जी। इनकी मदर का जाने का जो टिकट था, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया, क्योंकि अच्छा। मुझे और दिन रहना है यहाँ, ओह अच्छा। क्योंकि उनको सारी फैसिलिटी मिल रही थी, हम्म, सारी चीज़ें मिल रही थी, और हम्म, वो सोचती थी कि कितना दामाद से पैसा वसूला जा सके, अच्छा। तो वहाँ रह के ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। हाँ। तो अब मेरे ब्रदर जब वो वहाँ पहुँची, वहाँ पे फिर मेरे भाई ने डॉक्टर को दिखाया, जो कोविड का टेस्ट था वो टेस्ट करवाया गया, तो वो निगेटिव आ गई। अच्छा। तो कोविड निगेटिव था, तो कोई दिक्कत नहीं था उनको। एक तब भी उनके ही फैमिली के कोई डॉक्टर है, उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि ये मेडिसिन जो हैं वो आप एज अ प्रिकॉशनरी आप खिला दो अपनी वाइफ। जी जी। तो मेरे ब्रदर ने वो मैसेज से लेके, और उस टाइम पे कोविड के टाइम पे आप समझिए कि एक दो जैसी दवाई भी नहीं मिलती थी। हाँ ट्रू। तो उस दौरान वो सारी दवाइयों को इकट्ठा करने के लिए कम से कम 20-25 किलोमीटर डेली जाता था। अलग अलग जगह, अलग अलग दुकानों पे अलग अलग दवाइयाँ मिलती थी, तो 2 दवाई कहीं से मिली, कोई दवाई कहीं से मिली। जी। और उस टाइम पे वो बाइक से वो जाके 20-25 किलोमीटर जाके, उस टाइम पे जिस टाइम पे कोविड का पीक चल रहा था, सही बात है, सही। कितनी और बड़ी रिस्क लेके जाते वो हैं। रिस्क लेके जाके दवाई ला के देता था अपनी वाइफ की। हम्म, आप समझिए वो दवाई ला के देने के बावजूद हम्म, वो दवाई नहीं खाती थी, अच्छा। दवाई खाना भूल जाती थी, क्योंकि वो माँ से बात करती रहती थी दिन भर। अरे बाप रे। अच्छा। तो मेरे ब्रदर ने, जब वो भूल जाती थी, तो उनको बोला कि आप एक रिमाइंडर लगा लो, सो दैट कि आपको याद रहे कि इस टाइम पे मुझे दवाई खाना है और मेरे बच्चे को भी दवाई देना है। तो बच्चे को दवाई देने के लिए भी उसने रिमाइंडर लगवा दिया था, और अपने दवाई खाने के लिए भी उसके लिए भी रिमाइंडर लगवा रखा। तो ये क्या करती थी, जब रिमाइंडर बजता था तो उस टाइम पे रिमाइंडर बंद कर देती थी, और दवाई खुद भी नहीं खाती थी, बच्चे को भी नहीं देती थी। कौन सी एक भारत में ऐसी महिला है, आप मुझे ये बताएं, जो अपने एक बच्चे का टेक केयर नहीं कर सकती? माय गुडनेस। कौन सी ऐसी महिला है जिसके बच्चे का वजन कम हो रहा हो, और वो तब भी अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती थी? जो मेड मेरे भाई ने लगा रखा था, उसके हाथ से वो बच्चा खाना खा लेता था, लेकिन उसकी माँ से वो बच्चा खाना नहीं खाता। बिल्कुल। दरअसल अभी भी जो हम देख रहे हैं, इस तरीके का चलन होने लगा है कि पहले जो माँ अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहती थी, मतलब इतना प्यार दुलार देती थी, अपने हाथों से परवरिश करके उसे पाल पोस के बड़ा करती थी, और संस्कार भी उसमें माँ के ही आते थे, परिवार के ही आते थे। लेकिन आजकल की महिलाओं को क्या हो गया है कि वे ये चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को उठाएं भी नहीं, उन्हें हाथ उठाने में भी शर्म आती है। मैं देखता हूँ मॉल्स वगैरह में वो भी उनकी मेड चलाती हैं और वो उन्हीं को टेक केयर करने देती हैं। तो जो उनमें संस्कार आएंगे वो किसके संस्कार आएंगे? तो मैं आपको इस माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो ये वेस्टर्न कल्चर आते जा रहा है, और वेस्टर्न वाले हमारे इंडियन कल्चर लेते जा रहे हैं, इस चीज को समझने की, सुधरने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और ये चीजें, अब आप समझो कि अगर आप मेड नहीं रख रहे हो, तो आपके ऊपर ही प्रेशर डाला जाएगा, वाइफ के द्वारा ही, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, तो आप ये लाइफस्टाइल उसको नहीं दे रहे हो। आप समझो, मेरे भाई ने बताया उस वीडियो में कि वो नहाती नहीं थी, तो आपको पता है वो क्या करती थी? बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो मशीन से अपना दूध निकाल के रख देती थी, और वही बच्चे को वो सुबह जो बाई आती थी वो पिलाती थी। अच्छा, इस तरह की वो महिला थी। मतलब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चाहती हैं और किस तरीके से, किस दिशा में बढ़ रही हैं आजकल की महिलाएं। तो विकास भाई, वैसे तो बहुत सारे हमको पता है कि केसेस आपके ऊपर में, और मतलब बेसिकली अतुल सुभाष के ऊपर में कई सारे केसेस हुए थे। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि 2021 में उन्हें करीबन 8-10 मुकदमे, 9 केसेस मेरे भाई के ऊपर फॉल्स केसेस डाले गए 9 केसेस, आप समझिए। 302 का केस डाला गया। हाँ जी। वो 302 का केस वो था जो उसके फादर का था। उसके फादर एक्सपायर किए थे। उसका रीजन ये था कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम 10 साल पहले से एम्स में चल रही थी, एम्स दिल्ली में, और एम्स दिल्ली में उनकी वाइफ जाती थी दिखाने के लिए, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनके टाइम बहुत कम है, इसी वजह से शादी जो है वो इतनी जल्दी करवाई गई। जी जी जी, ठीक है। लेकिन इसका आरोप भी, और 2019 में ही उसके फादर भी एक्सपायर कर गए थे। अच्छा, 2019 शादी के कुछ टाइम के बाद ही उसके फादर एक्सपायर कर गए। अच्छा, आप समझिए 2021 में केस डाल के ये कह रही है कि 2019 में जो मेरे फादर
मरे वो इसलिए मरे क्योंकि हमने उनसे 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मतलब ये तो हद वाली बात होती है। और मुझे पता लगा था कि शायद वो केस फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। आप समझिए कि 302 का केस लगा दिया गया, आपको आपके ऊपर जो है वो केस फाइल कर दिया गया, और फिर जब देखे कि अब मैं खुद ही फंस जाऊंगी, कोर्ट में जाके जब बयान देना पड़ा, बयान में ये चीजें समझ में आई कि हो सकता है कि ये चीजें तो डॉक्टर से एम्स के उससे निकाल दी जाएगी, प्रूफ हो जाएगा कि ये इनके पास बीमारी हार्ट की चल रही थी, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक लड़के के लिए बैंगलोर से जौनपुर आना इस केस के लिए जो वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन विड्रॉ कर लिया गया, और विड्रॉ करने के बावजूद भी लड़कियों को कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए कोई सजा नहीं होती है। लेकिन एक लड़का अगर फॉल्स केस लगा के चला जाए तो उसके ऊपर कह दिया जाएगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिए हो, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में उसको सजा दी जाएगी। मैं यहाँ पे माननीय न्यायालय से पूछना चाहता हूँ, जजों से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक महिला जिसने झूठा केस किया और वो वापस ले लेती है तो इस पे कोई सजा नहीं होनी चाहिए? क्या आपका समय, भारत का समय, टैक्स पेयर्स का समय और सभी लोगों का समय और मानसिक प्रताड़ना, उसका कंपनसेशन, उसका जवाबदेही कौन है? इसका परेशान करने के पीछे किससे कंपनसेशन मांगे? शायद उसके पीछे कोई जवाब नहीं है। तो अब इन्होंने जितने सारे केसेस किए थे, आई नो ऑल ऑफ देम आर फॉल्स केसेस, जो मुझे लगता है कि उनकी माँ की जो फीडिंग्स रही थी, उनका जो उनको सिखाए पट्टी रही होगी कि आप ये करो, ये करो, ये करो, इस वजह से शायद उन्होंने किए, या और कोई रीजन रहा होगा? रीजन क्या था इसका? सर आप समझो कि उसकी माँ की बात पूछ रहे हो आप, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसकी माँ तो यहाँ तक कोर्ट में जब मेरा भाई गया था, जब वो देखी तो वो कह रही है तुम अभी तक सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, ये उसकी माँ का कहना था। आप ये समझो उसकी जो माँ है वो मेरे भाई को कहती है कि अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो भी हमें पैसे मिलते रहेंगे, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा पैसा। मतलब आपने पैसे के लिए शादी करी थी क्या? और आप अपने दामाद को मारने की बात करती हो? अब तो पूरे जग को जाहिर हो गए, पूरे हिंदुस्तान के पूरे लोगों को ऐसा पता है कि ये शादी किस वजह से हुई थी और उसमें क्या खेल रचा गया था। आप समझो कि ये लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम दहेज मांग रहे थे, और इन्होंने अपने वक्तव्य में बड़े सारे उसमें कोर्ट के केसेस के हियरिंग में इन्होंने अपना बताया कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है। तो मैं ये न्यायालय से पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने बोला है कि इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है, तो आप इनकम टैक्स के प्रूफ मंगवाइए कि उनके पूरे खानदान में कितने पैसे कौन भरता है टैक्स। क्यों नहीं मंगवाया जाता है? ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि आप 50 लाख रुपए खर्च किए हो तो 50 लाख रुपए कमाने लायक हो? और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और बाकी आपके माध्यम से जो सुनना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लड़की जब हमारे घर आई थी तो उसके ऊपर 8 लाख रुपए का एजुकेशन लोन था। अच्छा, और वो हमारे से कह रही है कि हम 10 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे और उन्होंने 50 लाख रुपए का खर्च कर दिया था शादी में। अच्छा। जिसके पास एक 8 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, आप समझिए वो 50 लाख रुपए खर्च कर सकता है क्या शादी में? और शादी में जो भी खर्च हुआ था उसका सारे का हिसाब किताब हमारे पास है, अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, और हमने जो ट्रांजैक्शंस किए थे वो सारे के ट्रांजैक्शंस के प्रूफ्स हैं, और इक्वली पैसे पेमेंट किए गए हैं शादी में। मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके का मतलब भैया का पैकेज था, सुभाष का, जिसका पैकेज ही इतना बढ़िया हो, जो इतने अच्छे लेवल पे जॉब करते हो, वो कहाँ से 10 लाख की बात ना है। ये आप नहीं, हम नहीं, बल्कि पूरा सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि न्यायालय भी जानता है। और आपको शायद पता होगा कि अभी हमारे माननीय CJI ने हमारी जो वो प्रतिमा है उसके ऊपर से उन्होंने आँख की पट्टी को खोल दिया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने आँख की पट्टी तो खोल दी है, पर उसकी आंखें भी खोलने का काम करो ताकि आपको दिख सके कि क्या दूध है और कहाँ पानी है। और फिर भी आप देख करके भी उसको नकार रहे हो, तो बड़े शर्म वाली बात है। सर जो आप बात कह रहे हो वो CJI चंद्रचूड़ जी की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। चंद्रचूड़ जी ने ही वो आंखों की पट्टी खोली थी। बिल्कुल सही बात लेकिन चंद्रचूड़ जी के ही कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे देश में आप देखोगे तो उनकी वजह से कितने मेन जो हैं वो सुसाइड किए होंगे। एग्जैक्टली। उनकी वजह से, उनके
तो मैं ये बात बोलना नहीं चाहता हूँ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबको आपको मिल जाएगी कि क्या उन्होंने वक्तव्य दिया है, जो एक शर्मसार करने वाला है इस पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। और अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं वो कि बहुत सही है, बहुत सही है, उनके जजमेंट्स को देखा जाए कि कितना सही है कितना गलत है। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इन लोगों को CGI जैसे जगह पे बैठाया जा रहा है, जिनका माइंडसेट ही ऐसा है, जिसमें वो कहते हैं कि एक औरत को आप जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो किसी के साथ भी इंडल्ज होने पे भी वो चीजें गलत नहीं है। सही कह रहे हो। हाँ, इस तरीके तो ये हम इंडिया में क्या फॉरेन के कल्चर को लेके आ चुके हैं? तो अगर फॉरेन के कल्चर को लेके आ चुके हैं तो हमारे कानून भी वैसे होने चाहिए, कानून भी वैसे होने चाहिए। क्यों आज के डेट में हमारे जो कानून है, आप CRPC देखोगे तो 1872 ईस्वी का है। यस। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो 1890 ईस्वी का है। हाँ। अब कुछ वकील आ जाएंगे कि ये CRPC एक्ट को जो है वो चेंज करके BNS कर दिया गया है। हाँ जी। तो BNS में सर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सेक्शंस के नंबर इधर से उधर कर दिए गए हैं। 498A जो CRPC का था उसके सेक्शंस को चेंज कर दिए गए हैं, एज इट इज जो है उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है, नथिंग एल्स। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में मतलब डेटा पे काम नहीं होता है। हमारे देश में जो कानून चेंज हो रहे हैं उसमें सिर्फ अपने वैल्यू को दिखाने के लिए या अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए कि हमने 1872 ईस्वी के कानून को चेंज करके BNS में ला दिया गया। वो जो एक्ट था वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, उस एक्ट को वापस से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या हमारे पास, आप शुरू में जैसे बताए कि जो NCRB का डाटा है, क्या हमने NCRB के डाटा के हिसाब से कोई लॉ में चेंजेस किए? नहीं किए। क्या सुप्रीम कोर्ट का डाटा ये नहीं कहता, जिसमें 90% से ज्यादा, उन्होंने खुद बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि 90% से ज्यादा केस ऐसे हैं जो 498 में गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गलत इस्तेमाल 90% अगर केसेस हो रहे हैं तो 90% मेल विक्टिम है, मेन और मेन की फैमिली विक्टिम है। करेक्ट। तो 90% मेन और मेन की फैमिली अगर विक्टिम है तो क्या उसके लिए कोई कानून है? नहीं है। तो मतलब 90% लोग जो है इस फॉल्स केस की वजह से, जो लड़के और लड़की की फैमिली है वो इस केस में फंसी हुई है। और ये कानून जो है, अभी आप रिसेंट देखोगे तो जुडिशरी पे जैसे हम बात कर रहे हैं, आप देखोगे जुडिशरी में प्रेसिडेंट को टाइमलाइन दिया जा रहा है कि आप किसी एक बिल को इतने दिन में पास कर सकते हो। जुडिशरी में 6 करोड़ से ऊपर केसेस पेंडिंग है, लेकिन क्या उनके लिए कोई टाइम आउट है कि केस को जो है हम इतने दिन में सेटल करेंगे? क्यों? अभी गर्मी छुट्टी हो रही है, कोर्ट की 24 या 27 तारीख से छुट्टियां हो जाएंगी। आप ये समझिए कि ये छुट्टियां क्यों होनी है जब आपके पास काम है, 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो आप न्याय दीजिए लोगों को बैठ के, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए इन लोगों की, क्यों छुट्टी है? बिल्कुल सही वाजिब चीज उठाई और आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये न्याय व्यवस्था पे एक बहुत 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 बड़ा प्रश्न है। यदि समझो तो जानो तो, आप लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो जब फाइल या कुछ पेशेंट देख रहे हो, आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। और न्याय व्यवस्था इस वक्त के अंदर में इस तरीके से बिगड़ी हुई है कि शायद हमें इस पर में बहुत ढंग से विचार करने की जरूरत है। और शर्मनाक तो बात वो ही जो आपने बिल्कुल सही बोली कि उन्होंने पुराने सारे चीजों को नया आवरण, नया चेहरा लेकर के BNS कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। अरे भारतीय न्याय संहिता में यदि आपने किया था तो थोड़ी मेहनत करके उनको आज के हिसाब से कानूनों में चेंज करना था। उस वक्त के अंदर में कानून जो बनाए गए थे, उस वक्त की श्रृंखला, उस वक्त के रहन सहन, उस तरीके का पहनावा, उस तरीके के कल्चर के हिसाब से बनाए। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। आज हम 20वीं 21वीं सदी में जा रहे हैं। नारी वो नहीं है जो पहले थी, अब नारी बदल चुकी है। नारी अबला से सबला बन चुकी है और नारी को सिर्फ पैसा 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 चाहिए। और ऐसे वक्त के अंदर में भी कानून सिर्फ उसी का साथ दे रहा है। आप देखिए विकास भाई, आपने देखा होगा कि हर सरकार, हर स्टेट के अंदर में अपनी कुर्सी, अपना वर्चस्व लाने के लिए वो इतनी सारी लाडली बहन योजनाएं निकालती हैं कि वो उन्हें पैसे तक देती हैं, उन्हें लैपटॉप तक देती हैं, सब चीज करती हैं, लेकिन भाई उनके लिए नहीं है लड़ते। सर भाई तो सिर्फ पैसे की मशीन है, जैसे मेरे भाई ने बताया था। कि वो भाई जो है या जो पुरुष है, वो एक ATM है, सरकार के लिए भी ATM है। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो इनकम टैक्स में 80% लोग जो हैं वो मेन है। ये इनकम टैक्स का डेटा है। यू आर राइट। ठीक है। आप टॉप 25 कंपनीज जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, टॉप 25 की जितने CEO और MD हैं वो सब मेन है। यू आर राइट।
तो आप हम ये मतलब समझिए सिर्फ कि इक्वलिटी कैसे है, हम आप चारा इक्वलिटी हैं। इक्वलिटी की बात करते हो, अगर कुछ भी डिफिकल्ट काम है तो हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ हाँ, लड़का ही कर रहा है, हाँ। यानी कोई इसमें हार्ड महिला नहीं वाला कर। जो काम है, हार्ड वर्किंग वाला काम है, टेंशन वाला काम है, टिपिकल काम है, डिफिकल्ट काम है, वो आज भी पुरुष के ही हवाले है। तो फिर यदि इक्वलिटी कैसे हो गई? गटर में जाकर के सफाई करने के लिए जो चला आ रहा था काम, जो इस तरीके का काम था, जो बिल्डिंगों में जाकर के पुताई बिल्डिंग में छपाई जो करना, जो 70 मंजिल की बिल्डिंग है, 80 मंजिल की, 40 मंजिल की बिल्डिंग है, उस पे कुछ सफाई होना है या कुछ हाँ, करना है, या क्या बिल्डिंग महिला बना, करेंगे? या बिल्डिंग बनानी है, वो उसमें हाँ, महिला है? वहाँ इक्वलिटी नहीं है। वहाँ इक्वलिटी नहीं है। विंड हाँ। सेक्टर में जितने विंड सेक्टर हैं, हाँ जी। विंड एनर्जी के सेक्टर में एक भी महिला है क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नहीं है। ये आप कैसा आप फेमिनिज्म कैसे है? इक्वलिटी की बात कर सकते हो? बिल्कुल सही इक्वलिटी बात हो है। ही नहीं सकती। आप इक्वलिटी में फिर इक्वली काम करो। गैस का सिलेंडर उठाना है, कौन उठाता है घर पे? हाँ, सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो महिलाएं इक्वलिटी नहीं है ना साहब। आप इक्वलिटी के नाम पे डंका पीट के आप ये कहना चाह रहे हो कि इक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है। आप इक्वलिटी सारी चीजों में बात करो ना। हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम ज्यादा कैपेबल हैं, हम ज्यादा कैपेबल हैं, ये मानना पड़ेगा। इस देश में मानना पड़ेगा कि पुरुष जो है वो ज्यादा कैपेबल हैं। वेरी ट्रू। आप एक बात बताइए विकास भाई, मैं अभी 1-2 दिन पहले सोच रहा था, ऐसा कुछ वीडियो वगैरह देखा था। मुझे ये बताइए कि इक्वलिटी करनी ही क्यों है? यदि मैं बात करूं औरतों की और आदमियों की, तो कुछ काम जो है औरतों के लिए डिसाइड किए गए, एक महकमा है जो उन्हें संभालना है, एक महकमा है जो आदमियों के लिए संभालना है। तो हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था, जो संस्कृति चली आ रही है, उसमें यह है कि भाई आदमी जो है घर का जो है संचालन करेगा, घर के अंदर में जो हार्ड वर्किंग वाले काम है, जो बाहर के काम है, बाजार के काम है, कमाने का काम है, वो उसके जिम्मे है, और घर को संभालना, नर्चर करना, प्यार देना, घर के मेंटेन करना, वो पत्नी का काम है। लेकिन ये पत्नियां वहां से निकल करके यहाँ पर पुरुष में घुसना क्यों चाहती हैं? क्या उन्होंने कपड़ों में किसी चीज में पहनने में कमी रखी है? हर पुरुष का कपड़ा वो महिलाओं ने अधिकार जमा लिया है, चाहे वो टी शर्ट जीन्स हो, चाहे बरमूडा हो, चाहे कुछ हो। लेकिन क्या किसी भी पुरुष ने साड़ी या पेटीकोट या कोई पहनने की कोशिश करी? नहीं। क्या औरतें आदमियों की बराबरी करने के चक्कर में, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में, उन्होंने दारू पीना, उन्होंने सिगरेट पीना, उन्होंने गालियां देना शुरू नहीं किया? वो भी शुरू किया। उन्हें ये लगता है कि हम पुरुष की बराबरी करें, बट क्या एक भी पुरुष ने कभी औरतों के लिए बराबरी करने का सोचा? भाई आपका महकमा अलग है, हमारा महकमा अलग है, हम दोनों मिलकर के ही संपूर्ण है, ऐसे ही गृहस्थी चलती है। लेकिन शायद ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। विकास जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके जो केसेस चल रहे थे, दरअसल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन केसों को उन्होंने जिस जज्बात के साथ में वो फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ते 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 सारी जो दारोमदार था वो शायद आपके और पापा के ऊपर में छोड़ा। आज केस की क्या पोजीशन है, जितने भी आज आपके केसेस चल रहे हैं? सर मेरे जो केसेस चल रहे हैं, जैसे उन्होंने वो ये केसेस ऐसे हैं कि पूरे फॉल्स केसेस के जो फैक्ट्स हैं वो आपकी फैमिली के ऊपर, पूरे के ऊपर लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं, मेरे फादर के ऊपर भी लगे हुए हैं और ओहो। मेरी मदर के ऊपर भी लगे हुए हैं। तो 498A और हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हमारे ऊपर भी लगा हुआ है। जी। तो उस दोनों केस में अभी मतलब 4-5 महीने होने जा रहे हैं। हाँ। 5 महीने के बाद जो है वो हम आज इस स्थिति पे हैं कि 498A जो है हाँ। वो हम गए थे क्वेश्चन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा। वहाँ पे हमें ये मिला है कि आपका स्टे हो गया है केस हमारा 498A में। अच्छा। जो नेक्स्ट डेट मिला गया है वो सितंबर 2025 का मिला है। इतनी लंबी डेट? इतनी लंबी डेट। ओके। वो भी अभी हमारे जो भी हैं वो कह रहे हैं कि ये भी गारंटी नहीं है कि उस टाइम पे सुना जाएगा। अच्छा। ये भी हो सकता है कि अभी और डिले हो जाए। बस अच्छा। ये है कि अभी आपका स्टे हो गया है। अच्छा। और डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी हम एज इट इज पोजीशन पे हैं, उस पर हमारी फाइट चल रही है। और बाकी जो मेरे ब्रदर वाली जो चीज़ें हैं वो एज इट इज ही चल रही है। देखिए, इस वक्त में जो आपका केस है, आपके जो चर्चा है, आपकी जो बात है, अतुल सुभाष का जो फोटोग्राफ है, उस नाम लेते ही चेहरा सामने आ जाता है। वो सब कुछ इतना बड़े लेवल पे चलते हुए भी कानून व्यवस्था तो मुझे लगता है बिल्कुल ही चद्दर तान के सो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने टाइम के अंदर में जिस तरीके से आप इतने सशक्त होकर के इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा करके गुहार लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स की तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से आपको कहाँ पर किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला? सर देखो, पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉलिटिक्स जो है वो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं चलती हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ, ट्रू। ठीक है। और अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स, जब तक उनको ये ऐसा ना लगे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में हमें वोटों से खतरा नहीं है, तब वो आपकी चीज़ें सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनेंगे।
मैं बीजेपी के ऊपर अगर बात करूं तो बीजेपी की तरफ से दिनेश शर्मा जी हैं जिन्होंने Yes. सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, हाँ जी। और दिनेश शर्मा जी ने राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने ये बोला कि लड़कों के ऊपर भी कोई कानून व्यवस्था आनी चाहिए, हाँ जी। इसके लिए सभी लोगों को बात करनी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। मैं उनसे पर्सनली मिलने भी गया था जब अच्छा। उन्होंने ये बातें कही थी, तो मैं अच्छा। उनसे मिलने गया था, जी। उनके आवास पे मैं उनसे मिला हूँ, जी, जी, और जी। मिलने के बाद भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप भगवान पे भरोसा रखो, अच्छा। है ना, और भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो हाँ। सभी लोगों ने ये चीज़ें सुनी हैं, हाँ। लोगों ने देखा है मेरे ब्रदर की वीडियो को, हाँ। और आपका क्योंकि कानून में ये सारी चीज़ें चल रही है, जुडिशरी में ये सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। मैं जो चीज़ें कर सकता था वो मैंने किया है, ठीक है। अब आगे जब तक बिल नहीं आता, बिल जब तक इसके ऊपर कुछ आता नहीं, लोग बात नहीं करते, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो पहला जो था, मेरा जो मिलना हुआ था वो दिनेश शर्मा जी से हुआ था, और उन्होंने ये चर्चा उठाई थी। बराबर। तो मैं उनका हमेशा धन्यवाद देता हूँ रियली कि थैंक यू। उन्होंने पुरुषों की बात करी, वरना अभी तक तो पुरुषों की बात ही नहीं की जाती थी, और Yes. ना ही कोई मंत्री ने किया। यस, मैं भी जो दूसरा- है इस मंच से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि दिनेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, पता तो सभी को है, और न केवल 2022 में जो डेटा आया और आज जो अतुल सुभाष जी ने वीडियो किया उसके पहले और उसके बाद में, सभी लोगों को पता है कि हर 7-8 मिनट में एक पुरुष कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा है। यानी हम ये जो एपिसोड बना रहे हैं अभी इस वक्त के अंदर में भी कहीं कोई लाचार पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, झूठे केसेस की वजह से, डर की वजह से, आपका कोई एक्शन और न्याय के प्रति नहीं सजग होने की वजह से आत्महत्या कर रहा है। फिर भी आपने आवाज उठाई, उसके लिए धन्यवाद। और हम बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को भी बोलना चाहेंगे कि ये कोई गलत मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे पर आपको जरूर ज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेकर के इस बात को उठाना चाहिए। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके मन से कि 50% इस इंडिया में एक मेन का हिस्सा है, वेरी ट्रू। हाँ जी। और 50% उसकी मेन में मेरे फादर, मदर, मेरी सिस्टर यदि होती तो सिस्टर, वो सारे काउंट होते हैं। हाँ। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, हाँ। तो महिला में हाँ। सिर्फ बहू काउंट नहीं होनी चाहिए। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने, बिल्कुल। महिला में मेरी मदर भी है, हाँ। महिला में मेरी सिस्टर भी हो सकती है। यस। तो मेरी माँ और मेरी सिस्टर क्या बीजेपी को वोट करने देने जाएगी? नेवर। यदि इस तरीके से रहा तो मुझे संशय है, मुझे डाउट है कि आप कब तक सोते रहेंगे। एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और लोगों की वो सीमाएं अब खत्म होने लगी है। यदि लोगों का एक बार न्याय प्रणाली से विश्वास उठ गया, और आज की सरकार से विश्वास, जिसमें हमको बहुत विश्वास है, हम चाहते हैं कि आप कुछ करें और आप ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बार यदि विश्वास उठ गया तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कुछ गलत हो सकता है। सर, न्याय की बात, न्यायपालिका की बात कर रहे हो आप, तो मैं उस पर थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप देखोगे तो अगर जज यशवंत वर्मा का केस आपने बहुत हाईलाइट सुना होगा। बिल्कुल सुना था जी। यशवंत वर्मा के घर पे कैश मिलता है, कैश मिलने के बावजूद क्या उसके ऊपर एफआईआर होती है? नो, एफआईआर नहीं होती है। तो सरकार से जब क्वेश्चन पूछा गया तो सरकार कहती है इसमें एक तरीका है कि एक जज को जो है वो उसके ऊपर वाले जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही सुन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया 3 लोगों की कमेटी, उनके ऊपर जांच की जाएगी। तो जांच में शायद ये पाया गया है कि वो गिल्टी हैं। हाँ जी। ठीक है, ये गिल्टी होने के बाद उनको 2 ऑप्शन दिया गया, या तो आप इस्तीफा दे दो, हाँ। ठीक है, या फिर जो है आप मतलब जो है आपका जो चीज है वो हम उसको दे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, वो जो भी एक्शन लेंगे। तो ये 2 ऑप्शन दिया गया। तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोल दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये जज के वक्तव्य है, ये जज के जो है, आप गिल्टी पाए जाने के बावजूद भी अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो आप समझो कि कितने लेवल पे क्या भ्रष्टाचार चल रहा है देश में, कि जो गिल्टी पाया जाता है। क्या आप समझिए एक नेता के घर पे इतना कैश मिला होता तो क्या ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या उनके घर पे नहीं होता? एक नेता के घर पे होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जज अपने आप को इस तरह से फुल प्रूफ बना के बैठे हुए हैं। आपने कभी सुना कि किसी जज के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो? नेवर। क्या आपने कभी सुना कि इनकम टैक्स के घर पे ईडी गई हो?
इनकम टैक्स नहीं, नेवर। क्या आपने कभी सुना है कि जज के घर पे सीबीआई का छापा पड़ा हो? सही बात है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। सबसे बढ़िया 2 नंबर का काम जो है वो सबसे बढ़िया जगह है। हाँ। मतलब किसी नेता को भी मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपको घर पे रखने की जरूरत नहीं है, जज के घर पे रखो किसी से सेटिंग करके। तो आप समझिए सही कि में। जज जो है वो इतने फुल प्रूफ है कि उनके घर पे कोई जा भी नहीं सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो नाम का एक संस्था हमारे देश में है। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो के सैलरी जो है वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जाती है? बिल्कुल। क्या वो ये काम वो करती है, जाके देखती है कि जज वहाँ जो कोर्ट में चीजें चल रही है उसमें कोई करप्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत आप इतनी बड़ी बात आपने उठाई है। मेरे भाई ने ये चीजें अपने वीडियो में बताई कि वहाँ का जो पेशकार है वो पेशकार भी पैसे लेता है और सबसे फिक्स पैसे लेता है। तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो वो जाता है क्या वहाँ पे चेक करने के लिए? बिल्कुल। विकास भाई, ये बात अतुल सुभाष ने तो हिम्मत करके बोल दी, बाकी पता सभी को है, सब कुछ सबको पता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोलने की हिम्मत करी, न केवल पेशकार बल्कि जज को भी चैलेंज किया। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो है, जो रीता कौशिक जी के उन्होंने बोला था उनके बारे में, उनको भी आकर के उनके तरफ से कोई गिल्ट नहीं है, कोई मैसेज नहीं है और कोई उस पर एक्शन नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था। सर मैंने तो कहीं से सुना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो संज्ञान लिया है कि उनके फाइल्स को मंगा के चेक किया गया है। पता नहीं ये इंटरनली क्यों है, ये एक्सटर्नल क्यों नहीं है, एक्सटर्नल इंक्वायरी क्यों नहीं होती है इन जज के ऊपर? हमें भी जानने का मौका मिलना चाहिए। वो भगवान नहीं है कि उनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्सटर्नल इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने क्या एक्शन लिया है। ये एक्चुअल में मेरे ब्रदर ने जो प्रेसिडेंट को जो मेल लिखा है उसमें उसने बताया है कि कुछ दिनों के बाद हमारे इंडिया में जुडिशियल डिक्टेटरशिप हो जाएगा अगर इस चीज को रोका नहीं गया। जो हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, ये कॉलेजियम सिस्टम की जगह पे आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले इन इकोनॉमिक टाइम्स में ये छपा था कि 278 में से 232 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। या तो उनके फादर साहब जज रह चुके हैं तो उनका बेटा जज हो गया। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, उनके फादर साहब अगर वो हैं तो उनका बेटा जज हो गया या बेटी जज होगी। तो ये खानदान में ही चल रहा है, खानदान में ही चल रहा है। 278 में से 232 लोगों का ये डेटा पब्लिश हो चुका है। ठीक है, और शायद अगले कुछ टाइम पे तक जो है एक जज और बनेंगी तो 17 फैमिली और ऐसी ऐड हो जाएंगी इसमें। भाई ये कोई विरासत या कोई बिजनेस थोड़ी ना है जो आपकी लेगेसी, वो टाटा है तो टाटा भी चलेगी, बिरला है तो बिरला, शुड नॉट बी। बट एनीवेज, यानी ये सब चीज़ों में तो मुझे लगता है कि बहुत 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 बुरा हाल है। और ये शायद मुझे नहीं लगता कि ये न्याय व्यवस्था जो है इतनी आसानी से दूर होने वाली है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर में हमको फिर भी सशक्त रह करके जीना है और जी करके लड़ना है। मैं आपसे एक अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि मुझे ये भी पता है, आपके कुछ वीडियोस वगैरह और मैसेजेस से पता है कि अतुल सुभाष आपसे जो है बात करते थे, पेरेंट्स से भी बात करते थे और कंटिन्यूस उनकी बात होती रहती थी। तो क्या कहीं पर कोई ऐसा मोड़ या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको हिंट मिला हो कि वो कहीं थक रहे हैं, हार रहे हैं या कुछ परेशान हो रहे हैं? सर मैं अपने ब्रदर की बात करता हूँ तो वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन था, तो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा कुछ सोच भी रहा है करने का या सोच सकता है। अच्छा। 8 तारीख को मैं कोई एक कॉन्फ्रेंस में था। उस कॉन्फ्रेंस में मेरी और मेरे ब्रदर की कम से कम 4-5 बात हुई है। 4-5 बार बात हुई सेम डे, क्योंकि वो संडे का दिन था और वो संडे की रोज क्योंकि भैया भी फ्री रहते हैं और फिर मैं एक कॉन्फ्रेंस में था तो कुछ चीज़ों के लिए हमने बात कर रहे थे कि पापा के लिए ये खरीद लेता हूँ या ये खरीद लेते हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ खरीद लिए, पापा को भेज दे घर पे। तो मतलब हम लोग इस तरह से चीज़ें बात कर रहे थे। और मेरे फादर और मदर से तो हर रोज हम दोनों भाइयों की बात होती है, हर रोज। अच्छा, मतलब ऐसा कभी किसी दिन नहीं हुआ है कि मेरी मदर ने फोन नहीं किया हो हम दोनों भाइयों को। जी जी जी। तो हम दोनों भाइयों की बात हर रोज होती थी जी। उस दिन भी रात को करीब 1 घंटे जी मेरे भाई ने मेरे फादर से बात किया है, मेरी मदर से बात किया है। सारी चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से बात हुई। हमें तो ऐसा भरोसा ही नहीं था कि ऐसा नो हिंट एट ऑल, कोई नो हिंट। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी हिंट होता तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं किसी हालत में उसको ऐसा होने नहीं दे सकता। नेवर एट एनी कॉस्ट। मैं उनकी मनस्थिति जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इतना समझदार बंदा है जो इतने समय से केस लड़ रहे थे, उन्होंने पेरेंट्स को संभाल रखा था, अपनी कंपनी के अंदर जिम्मेदारी से काम कर रहे थे, ये सब होते हुए भी उन्होंने
कैसे ये कदम उठाया? सर दिस इज नॉट इजी। मैं तो कहता हूँ कि मेरे ब्रदर के बाद ही लोगों में ये जागरूकता आई है, तो मैं तो भगत सिंह मानता हूँ कि उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया कि 100%, ये 100%। इसके बाद लोग आप देखोगे तो सिमिलर ट्रेंड चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं लोग, हाँ, सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। अब मेरे भाई को देखते हुए लोगों ने ये चीजें कर रहे हैं, और इस तरह की केसों में फंसे हुए लोगों का चीज अब मीडिया भी, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ हाँ। कि मीडिया भी इस चीज को बहुत जल्दी चीजों को लेके आ रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। अभी रिसेंट का केस बताता हूँ आपको, बेंगलोर में डीजीपी, एक्स डीजीपी, उनकी वाइफ ने उनको मार दिया। ओके, एक्स डीजीपी, बताइए। आप समझिए कि डीजीपी इज आल्सो नॉट सेफ। हाँ, डीजीपी जैसे लोग सेफ नहीं है अपनी वाइफ हाँ, से। हाँ, हाँ, उनकी वाइफ और उनकी बेटी हाँ। पहले उनके ऊपर मिर्च फेंकती हैं, Oh my मिर्च God। फेंकने के बाद उनको हाँ। मार देती हैं, हाँ, हाँ, और हाँ, मार देने के बाद उसकी वाइफ अपने दोस्त को फोन करती है हाँ। कि मैंने ये राक्षस को मार दिया, मॉन्स्टर को मार दिया। राक्षस की बीवी कौन? राक्षसनी नहीं हुई ना? नहीं, वो तो एक महिला है, महिला है। भारत की महिला है। भारत की महिला। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आप समझिए कि ये हमारे देश में ऐसी चीजें चल रही है। शर्मनाक। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी रिसेंटली, मतलब कल का एग्जाम्पल देता हूँ। जी जी जी। वाराणसी के केस, वाराणसी जो कि मोदी जी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस भी है हाँ जी। ना, वहाँ पे एक महिला अपने हस्बैंड को काट कर फेंक दी। ओके। और उस महिला 50 साल की महिला है या 54 साल की महिला है, उसके 3 बॉयफ्रेंड है। ओह, मतलब इतनी अधेड़ उम्र की महिला, उनके 3 बॉयफ्रेंड है, शाबाश। और उसने अपने हस्बैंड को मार के फेंक दी, और काट के फेंकी है, मतलब काटा गया है उनको। तो आप समझिए, इसके बावजूद भी मोदी जी, अभी इससे पहले की बात बताता हूँ आपको, जस्ट पहले की, जहाँ पे एक महिला अपने ही आप को विक्टिम साबित करते हुए ये कह रही है कि हमारे ऊपर रेप हुआ, 26 लोगों ने रेप किया, ऐसा ये न्यूज में आया था। उस पे मोदी जी ने संज्ञान लिया था। हाँ, मुझे याद है, वाराणसी के केस में प्लेन से उतरते ही उन्होंने लिया था संज्ञान। उसमें पुलिस ने अगले दिन ही बताया कि ये प्रोपेगेंडा था, उसने खुद ही ये वीडियो बनवाया है और खुद ही ये सारी चीजें की है। ओह ओह माय तो गॉडनेस। आप ये समझिए, तो फिर इसमें मोदी जी ने अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया है इस वाले केस में। कैसे देंगे बयान? देखिए, मुझे तो क्या लगता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस वही उन्हीं का ही है जी। दोनों सिमिलर टाइप ऑफ केस है। एक में लड़की विक्टिम है, एक में लड़का विक्टिम। लड़का क्या है, वो तो मर ही गया, विक्टिम भी नहीं है, वो तो आदमी मर गया, ठीक है। और इसमें सिर्फ अपने आप को विक्टिम दिखाया गया, लेकिन बाद में ये पाया जाता है कि ये विक्टिम नहीं थी। तो उस पे तो बोला गया, लेकिन इस पे पता नहीं मोदी जी कब बोलेंगे या कब क्या लेके आएंगे। भरोसा सिर्फ मेरे और मेरे फैमिली को सिर्फ मतलब रूलिंग पार्टी से ही है कि वही लेके आ सकती है कुछ, क्योंकि मैं अनुराग ठाकुर जी से भी मिला था रिसेंटली, तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम लोग बात कर रहे हैं, और शायद नेक्स्ट जो पार्लियामेंट सेशन है उस पे इस पे कुछ बिल्स आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ उनकी बातों को अगर आगे लेके चलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अगले पार्लियामेंट सेशन में इसके ऊपर बात करें और इस पर कुछ जो है वो बिल आए, सो दैट कि जो 50% मेन है वो आपको, मैं अभी से बता सकता हूँ कि आप नेक्स्ट जो है वो आंख बंद करके भी जाइए। मैं अभी से बता सकता हूँ क्योंकि 50% मेन जो है वो इंडिया में है, और 50% में से कितने सारे मेन जो हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। यस यस यस। तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूँगा कि मैं अतुल सुभाष को सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके का आपने जो बताया ना कि ट्रेंड सेट किया है। और अतुल सुभाष के केस के पहले मुझे सचमुच में याद नहीं आता कि कोई चीज़ मीडिया तक पहुंची हो, नेशनल मीडिया तक, प्रिंट मीडिया तक, और लोगों को कोई नाम और इस तरीके। लेकिन उनके बाद में इतने रिपीटेशंस आए और वो बातें बाहर निकल के आई, लेकिन उसके पहले अंडर द ग्राउंड चली जाती, अंडर द कारपेट चली जाती। तो ये एक उन्होंने अच्छा नया ट्रेंड सेट किया है, और उन्होंने शायद इस पूरे पुरुष समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी है, मुझे लगता है। और उन्होंने ये लोगों को बोला है कि अरे मूक बैठे हुए पुरुष, जो तुम पुरुषों की भी नहीं हेल्प कर सकते, तो मैं ऐसे शर्मनाक जगह के अंदर में कैसे जिंदा रह सकता हूँ। मैंने कहीं पर पढ़ा था विकास भाई कि एक जो पत्थर होता है, पत्थर चट्टान जो होती है, तो चट्टान के अंदर में जब कोई आदमी उसको माने तोड़ने की कोशिश करता है, हथौड़ा मारता है, उसको तोड़ता है, तो वो चट्टान जो है पहली चोट में 2 टुकड़े नहीं होते हैं, पहली चोट में नहीं टूटती है। तो वो 1 चोट, 5 चोट, 10, 12, 15, 20, 25, 30, करीब 35-38 चोट के बाद में वो पत्थर के 2 टुकड़े होते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि ये बेसिकली 35वीं चोट के अंदर में 2 टुकड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हर चोट में पत्थर टूट रहा होता है, लेकिन वो अंदर से टूट रहा है।
दिखता अपन को 35वीं चोट में 2 टुकड़े, लेकिन वो हर पल टूट रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जी के केस में ऐसा ही रहा होगा कि वे हर पल टूट रहे होंगे। जब उन पे कुछ हुआ होगा, उन पे दिल पे आघात होता होगा, और वो शायद हमको दिखी उनकी मतलब सुसाइड वाली कहानी 8 दिसंबर को, लेकिन वे जब उनके सास के ताने, उसकी बीवी के ताने और उनका जो प्रताड़ना होता था, हर पल उन पे दिल पे आघात पहुँचता होगा, उन पे चोट पहुँचती होगी। कहाँ एक उस लेवल का बंदा एक बड़ी कंपनी के अंदर में एक अच्छे लेवल पे जॉब करते हुए वहाँ की जिम्मेदारियों को निभा रहा है, और वहाँ से वो भाग करके बेंगलोर से जौनपुर बार-बार आकर के अपने केस की तैयारी कर रहा है। और केस भी आप बता रहे 9 केस की तैयारी करना, उनके एविडेंस इकट्ठे करना, उनसे डिटेल्स निकालना, दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, दिस इज नॉट एन ईजी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बेंगलोर से जौनपुर आ रहे हो, जौनपुर आने के बाद क्या होता है, वो लड़की जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपने केस के लिए ये फाइल करवाया गया कि ये केस को जल्दी से जल्दी चलवाया जाए। अच्छा, एक साल में फास्ट ट्रैक, तो इस एक साल में आपको जो है वो 48 बार नंबर ऑफ टाइम्स बुलाया जाता है, 48 नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जी। लेकिन इस 48 नंबर ऑफ टाइम्स में आने के बाद क्या होता है, आपने ही अपनी चीजों को फास्ट ट्रैक करवाया, जिसमें कई बार ऐसा हुआ कि जज साहब छुट्टी पे हैं, आज कोई काम नहीं होगा, पेशकार साहब छुट्टी पे हैं, आज कोई काम नहीं होगा, वकील में कोई वकील मर गया तो आज कॉन्डोलेंस है, कुछ नहीं होगा। जो लड़की है वो लड़की आज नहीं आई है, अगला हियरिंग का डेट मिल जाएगा। तो आप ये समझिए कि क्या कोर्ट में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अलाउ कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ नहीं किया जाता है, जबकि मोदी जी तो कहते हैं कि भाई हम डिजिटलाइजेशन में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के करते हैं। लेकिन डिजिटलाइजेशन जो है वो हर किसी के, आज तो मुझे लगता है मोदी जी के आने के बाद हर किसी के घर पे डिजिटल फोन तो हो गया है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन तभी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो डिजिटल फोन तो हो गया हमारे पास, लेकिन डिजिटल कोर्ट कब होगा पता नहीं। क्यों डिजिटलाइजेशन कोर्ट में क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों फंड एलोकेट नहीं होता क्या? या फिर फंड एलोकेट होता है अगर जुडिशरी पे, तो जुडिशरी क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे एक म्यूजियम बना है, वो भी एकदम वर्ल्ड क्लास म्यूजियम। अच्छा, आप जाएंगे एक जगह पे खड़े होइएगा तो मूवी चलनी शुरू हो जाएगी जिसमें आपको हिस्ट्री बताया जाएगा। मुझे ऐसे म्यूजियम का क्या करना है जब 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दो, क्या ये मैट्रिमोनी केस में क्या वो बंदा क्रिमिनल है? करेक्ट। आप क्यों नहीं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कर रहे हो? क्यों वो बंदा बैंगलोर से जौनपुर आ रहा है? देखिए, इस वक्त में विकास ने कितनी प्रैक्टिकल और सिंपल चीज बोली है। इसको लागू करने में कहाँ दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आती। क्या इसको लागू करने से हम पता नहीं कितनी बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं? जो शायद ट्रैफिक है, जो लोगों का आना जाना है, जो लोगों के खर्चे हैं, कई लोग तो अपना आना जाना भी वहन नहीं कर पाते हैं। वे किस तरीके से छुट्टी लेते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो या तो वो जानते हैं या उनका ईश्वर जानता है। बहुत मुश्किल से लोग आते हैं और अंदर ही अंदर हर पल वो टूट रहे होते हैं जब ये सब केसों को लड़ रहे होते हैं। और आपने जो चीज़ बताई कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो छुट्टियां होने वाली है और जज छुट्टियों पे चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे। और दूसरा आपने अभी बताया कि जब वो आपके ब्रदर फास्ट ट्रैक हुआ था तो वो कोर्ट आते थे और कई बार जज छुट्टी पे था, कभी पेशकार छुट्टी पे। तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और न्याय से, क्या आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट का जो पर्टिकुलर पायलट है वो छुट्टी पे होता है, तो उस दिन तो फ्लाइट नहीं उड़ती होगी कि उड़ती है? उड़ती है, ट्रेन भी चलते हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन के अंदर में जो ड्राइवर है उसके भी घर पे प्रॉब्लम आती होगी, उसके मदर को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, वो छुट्टी ले लेता है तो उस दिन तो ट्रेन नहीं चलती होगी ना, वो भी चलती है। क्या जब वो जज अपने बच्चे को या खुद को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उस दिन वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर में वो डॉक्टर बीमार होता है, तो क्या दूसरा डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं होता है? क्या डॉक्टर की व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं? पर शर्म वाली बात है कि ये जज वाली व्यवस्थाएं क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि हमारे देश में कानून ही ऐसा बना हुआ है। हमारे देश में ऐसा इस तरह से प्रेजेंट किया गया है चीज़ों को कि अगर वो छुट्टी पे चले गए तो कोई काम नहीं होगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, ये सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू रखते हुए मैं कुछ विशेष मुद्दों पे आपसे जानना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ बच्चे के लिए। अभी तो मेरे को लगता है बेटा 5-6 साल का हो गया होगा, 4.5-5 साल। 5 साल का हो गया, 20 फरवरी 2025 को वो 5 साल का हो गया। 20 फरवरी 2025 को। विकास भाई, मैंने एक ग्रैंड मदर लाइक जिस लेवल की ग्रैंड मदर होती हैं
उस लेवल की सुप्रीम कोर्ट की जज को जब ऑर्डर देते हुए सुना था तो मुझे बहुत आघात लगा था। उन्होंने बोला था कि दादी जो है वो स्ट्रेंजर है और उनकी कस्टडी उनको नहीं दी जा सकती। दिस इज वेरी शेमफुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जज होके अगर ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर बताई जा रही है कि दादी एक स्ट्रेंजर है उस बच्चे के लिए, हाँ। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो महिला है हाँ। वो क्या वो माँ है? वो माँ क्वेश्चन मार्क। जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मशीन से दूध निकालती है हाँ। और एक बाई दूध पिलाती है। हाँ। वो माँ जिसके बच्चा जो है उसका वजन कम हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है इसको खाना खिलाने के लिए, हाँ। वो माँ उसको खाना नहीं खिलाती है। वो कैसे उसका वेलफेयर। वो माँ हाँ। जो बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाल देती है। फरीदाबाद के हाँ। सतयुग दर्शन विद्यालय एक नाम का स्कूल है, अच्छा। उस स्कूल में उस बच्चे को एडमिशन करा देती है क्योंकि वो अपने आप को फ्री रख सके हॉस्टल में। बच्चा कौन सी क्लास में, 8वीं में, 10वीं में, 6वीं में? 4 साल के एक बच्चे को वो एक हॉस्टल में डाल देती है। तो मैं उन जज से ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का जो वार्डन है, हाँ। क्या वो वार्डन जो है वो उस बच्चे के लिए स्ट्रेंजर नहीं है? सही बात क्या है। कैसे एक भारतीय महिला हाँ। या भारतीय माँ हाँ। एक अपने 4 साल के बच्चे को अलग कर सकती है अपने आप से? नॉट एट ऑल। ये मैं आपसे पूरे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया कि जो एक दादी को ये बोल रहा हो कि ये मीडिया ट्रायल नहीं है, यहाँ पे आपको मैं पूछता हूँ कि कानून से क्या आपके पास स्यू मोटो पावर तो सारी चीजों में है, तो स्यू मोटो पावर से आप सारी चीजें कर सकते हो। यस। आप तो प्रेसिडेंट तक की बातें पे आ गए हो स्यू मोटो पावर लेके। यस। तो क्या एक चीज जिसपे हम प्रूफ आपको दे रहे हैं, हाँ। उस प्रूफ को भी आप नहीं मानने को रेडी हो? क्या 4 साल के बच्चे को कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये बताया गया है कि 4 साल के बच्चे को आप हॉस्टल में डाल सकते हो? सही बात। ये कानून कहाँ तक तर्कसंगत है? नॉट एट ऑल। और आप ये बोल रहे हो कि एक दादी उस बच्चे के लिए स्ट्रेंजर है तो उसके ऊपर ट्रॉमा हो जाएगा। शर्मनाक, शर्मनाक। अभी बच्चा कहाँ पर है, उस दिन जब लास्ट डे था उस दिन मैं भी प्रेजेंट था सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये फैसला दिया कि बच्चा जो है वो अपनी मदर के साथ है क्योंकि उस स्कूल ने उस बच्चे को निकाल दिया। अच्छा। तो वो अपनी मदर के साथ है। अच्छा। मदर जौनपुर में जा रही है क्योंकि उस दिन वो बैंगलोर में थी, तो बैंगलोर से वो जौनपुर जा रही है। अच्छा। बच्चे के साथ ट्रेवल कर रही है। हाँ। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ है। माय गॉड। हम दिल से चाहते हैं कि बच्चे को उसकी, हम नहीं बल्कि पूरा भारत चाहता है, मेरे साथ के जितने दोस्त हैं जिनसे चर्चा होती है, हम सब लोग चाहते हैं कि बच्चे की कस्टडी आपको ही मिलनी चाहिए। दादा दादी जो आज अकेले, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन उनका पास में उनका वारिस है, तो उन्हीं को मिलना चाहिए। और मुझे जो समझ में आता है कि अतुल सुभाष जितने ऑर्गेनाइज्ड थे, जितने विजनरी थे, जितने इंटेलिजेंट थे, उनके फादर ने जैसी उनकी परवरिश करी, पवन कुमार जी ने, वैसी परवरिश तो वो दूर दूर तक निकिता सिंघानिया नहीं कर सकती। सर मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि उसका विजन ऐसा भी है कि वो 18 साल जब तक हो जाएगा तब तक उसके लिए एक गिफ्ट भी छोड़ के गया है। वो गिफ्ट भी मेरे पास है। ओह माय गॉड। उसकी कस्टडी मेरे पास है। हाँ। और मैं वो गिफ्ट आज तक रखा हुआ हूँ। और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो शायद मुझे अगर मौका मिला, अगर कानून ने हमारा साथ दिया या कानून तरीके से काम करी, तो शायद मैं उसको दिखा पाऊंगा कि उसका जो फादर था वो कितना विजनरी था। उसने जो गिफ्ट दिया है वो उसको प्रेजेंट करूंगा। क्या नाम है बेटे का? व्योम मोदी। तो मैं मंच से बोलना चाहूँगा कि व्योम बेटा, आप जब भी इस वीडियो को कभी देखो या आपके कोई परिचित देखें, तो व्योम को ये वीडियो ज़रूर दिखाना कि आपके पापा विरले थे। इतने इंटेलिजेंट ऐसे लोग भारतीय धरती पर बहुत कम जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हमने उन्हें 34 साल के अंदर में ही खो दिया। अदरवाइज आपके पापा इतने विद्वान थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि वे न जाने भारत को क्या क्या उपलब्धियाँ देते, और हमने उन्हें मतलब बेहिसाब तरीके से खो दिया है। हमें इसका बहुत दुख है। हमने सिस्टम की वजह से उसे खोया है। सिस्टम की वजह से खोया, हमारे अपने सिस्टम की वजह से हमने उसे खो दिया। सचमुच। जो एक कंपनी के वर्ल्ड वाइड टॉप 25 टीम में से अगर आ सकता है वो अपनी फील्ड में, तो आप ये समझिए कि वो कितना ब्रिलियंट था। और मैंने विकास ऐसे, मतलब इस लेवल पे जो वर्ल्ड टॉप 25 में पहुंचते हैं, वहाँ पे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा पहुंचते हुए 50-60 की एज के बाद, और वो तो 34 साल में इतना प्रतिभावान था कि वहाँ से वहाँ पहुँच गया। रियली मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि देखिए, आप बहुत यूथ हैं, आप ऑलमोस्ट उनके
बराबर की एज के ही हैं, 1-2 साल का फ़र्क है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज यूथ आपको देख रहा है, आज आप एक पब्लिक डोमेन पर आते हैं, आज आप देखते हैं कि पूरा भारत नज़रें गड़ाए हुआ है अतुल सुभाष के केस पे और विकास मोदी को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज़ यूथ अभी कन्फ्यूज़्ड है जी, मतलब इस तरीके के हालात से वो समझ नहीं पा रहा है मैं क्या करूँ? एक के बाद एक केस और ये आत्महत्याएँ के बाद में हत्याओं के भी केस हो रहे हैं। जैसे आपने डीजीपी का बताया, उसके पहले नीला ड्रम भी आपने सुना होगा, कई टुकड़े काटना और वो भी महिला और वो भी अपने प्रेमी के साथ मिल कर के, बेरहमी से, निर्दयी तरीके से। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल से, आपके इस पॉडकास्ट से मैं सिर्फ उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ सुनने भर से, सिर्फ अपने आप को ये समझने से कि ये मेरी वाली जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती है, तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि ये 20 साल शादी होने के बावजूद भी ये केसेस आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया आप ही के पॉडकास्ट में कि एक एक्स डीजीपी को उसकी वाइफ ने मार दिया, तो 10 साल का रिलेशन तो नहीं हुआ होगा या 5 साल का रिलेशन नहीं होगा, कितने सालों के रिलेशन के बाद ये चीज़ें हो रही हैं। तो हत्याएं कब क्या हो सकती है ये नहीं पता आपको, कब उनका क्या दिमाग में चल रहा होगा ये आपको नहीं पता। मेरे भाई के केस में तो एक्सटॉर्शन ऑफ मनी सब लोगों ने किया, मतलब उसकी वाइफ ने किया, उसकी वाइफ इन लॉ जो मदर इन लॉ है वो उसने किया, और जज ने किया, पेशकार ने किया, एडवोकेट ने किया, सब ने किया, सब लोगों ने। और मतलब मैं एक अच्छा हूँ, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया हूँ, मैं एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा पैसा दूंगा। आप समझो जो डेट देने का फीस जो है वो डेट अगला डेट देना है, उसमें ये दरख्वास्त कर देना कि मुझे सैटरडे संडे का डेट दे दिया जाए, क्योंकि मुझे बैंगलोर से यहाँ आना पड़ता है, तो वो पहले नानुपुर करेंगे, फिर आप 1000 रुपये दीजिएगा, तब वो शायद वो कहेंगे, वो भी आपके ऊपर एहसान करके कहेंगे कि हाँ ठीक है देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझिए कि जो एक लड़का जो एक प्राइवेट जॉब में है उसको मिलती छुट्टी कितनी है, 10 से 12 छुट्टी पूरे साल की मिलती है। आप समझिए बैंगलोर से जौनपुर आने में आप उस केस को लड़िएगा, जिस दिन आइएगा, लेट सपोज कि आप चलिएगा रात को, सुबह रात को आ जाइएगा, आपको रात को स्टे करना पड़ेगा, सुबह आपकी केस की हियरिंग होगी, उस दिन वापस रात को आप जाइएगा, तभी आप अगले डेट पे पहुंच सकते हैं। तो आप ये समझिए इस तरह का परेशानी जो है उठाना पड़ रहा है एक लड़के को। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम की चीजें नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस गाइडलाइन को मानना पड़ेगा लोअर कोर्ट को, क्योंकि वहाँ के मिलॉर्ड जो हैं वो अपने आप को भगवान समझते हैं, और वो अपने हिसाब से महिलाओं के पक्ष जो भी चीजें हो रही हैं उस पक्ष को सुनते हुए अपने हिसाब से लिखती हैं। जो लड़का बता रहा है उसको नहीं लिखती क्रॉस एग्जामिनेशन में, जो लड़की बता रही है वो लिखती हैं। तो इस तरह की चीजें मीडिएशन में हो रही हैं। क्यों हो रही है? इसके लिए क्यों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप लगा दो, वीडियो कैमरा क्या हो रहा है वो पता चले। ऑडियो भी होना चाहिए और वीडियो भी होना चाहिए। सही बात है। दोनों चीजें क्यों नहीं हो रही है कोर्ट रूम में क्यों इसको बिल्कुल अलग रखा गया है? क्यों हम इस चीजों को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो आपने जो लास्ट में जो ये क्वेश्चन पूछा कि जो यूथ को मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, मैं यूथ को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शादी करनी है तो आप फॉरेन की लड़की से शादी कीजिए, फॉरेन में जाके सेटल हो जाइए, इंडिया का कोई कानून लागू नहीं होगा। तो आप अगर कहेंगे कि इतने पैसे नहीं है, इतने सेटल नहीं हो सकते, तो दूसरा मैं आपको रास्ता देता हूँ, शादी ना करवा। बिकॉज शादी जो है आज के डेट में बिजनेस है, और ये बिजनेस ऐसा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एटीएम हो, लड़की एटीएम नहीं है। आप एटीएम की तरह पैसे उसके ऊपर खर्चे करोगे, आप जिस दिन पैसे देना खर्चे करना बंद कर दिए, उस दिन वही लड़की आपके ऊपर केस डाल देगी और फॉल्स केसेस डालेगी, जैसे मेरे भाई के केस में हुआ। तीसरा मैं आपको देता हूँ सजेशन कि अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले कानून को ये जान लें कि हमारे मेल के लिए कितने कानून हैं, जो कि मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है। अगर आप इस सोच में फंस गए कि शादी कर लेते हैं, हमें अपने वंश को चलाना है, जो कि एक भारत में ये माइंडसेट है लोगों का कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो अगर वंश तो तब आगे बढ़ेगा ना जब वो लड़की आपके साथ रहेगी। शादी करने के 10 दिन के बाद चली जाए, 15 दिन बाद चली जाए, 20 दिन बाद चली जाए, कि 1 महीने बाद जाए, 1 साल बाद जाए, ये आपको नहीं पता। और क्या पता आपको ही भेज दे ड्रम में, आपको ही या फिर पता नहीं चले। आप ये सोच के शादी कर रहे हो कि कल होके वो आके घर पे खाना बनाएगी। आज आप मुझे बता दो कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो खाना बनाना चाहती हैं घर पे,
और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लड़के खाना बनाना सीख चुके हैं, लड़के हाँ। खाना बनाना जानते हैं आज के डेट में, लड़कियां खाना बनाना नहीं चाहती हैं। नहीं बिल्कुल, और मैं मतलब आपके जो आपने जो उत्तर दिया उससे बहुत आश्चर्यचकित हूँ, और मैं भारत को बोलना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को बोलना चाहता हूँ, ये है आज का युवा। पहला उन्होंने ऑप्शन बताया फॉरेन की लड़की से शादी करिए, यानी भारतीय नारी अब सूटेड नहीं है, और यदि ये चीज पर सारे आ गए तो तुम भारतीय नारियों जाओगे कहाँ। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया कि आप जो है शादी ही मत करिए, यदि हमने पुरुषों ने शादी करना बंद कर दिया तो फिर आपके खर्चे कैसे चलेंगे, आपका मेकअप कैसे चलेगा, और आपके नखरे कौन सहेगा, और आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। नारियों में आपसे पूछना चाहता हूं। तीसरा इन्होंने बताया कि कानून को आप जानिए, यानी अब आप शादी करने के लिए अपना फैंसी प्री वेडिंग शूट और वो सब और हनीमून कहाँ मनाओगे वो मत गूगल करिए, अब गूगल ये करिए कि आप एडवोकेट कौन सा है, आप कहाँ पर जाकर के चर्चा करेंगे, और आपके पास में कानून क्या है, और आप कैसे लड़ेंगे। तो ये बहुत सटीक बात कही है। चौथी बातें मैंने ये बोली है कि वंश चलाने के लिए मत सोचो आप कि क्या हो सकता है, कब आपकी हत्या हो जाए, कब आपकी फैमिली की हत्या हो जाए, या वो कब आपके ऊपर फॉल्स केसेस दायर कर दे, ये आपको नहीं पता, तो आप वंश चलाओगे कैसे। जो मैं एक लास्ट और बात कहना चाहता हूँ कि आप समझिए कि एक लड़की की कोई भी, आप देखे होगे निर्भया का कांड देखे होगे, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, उसमें मेल्स भी थे, ठीक है, लेकिन एक लड़के के केस में लड़का मर जाता है, कितने मेल्स खड़े होते हैं आके, कितनी फीमेल्स आके खड़ी होती हैं। तो आप लड़के के लिए ही लड़के खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप ये समझिए कि लड़का क्यों नहीं आगे आगे ये सारी चीजें, अपनी मैट्रिमोनी चीजें डिस्कस कर पाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जिसमें लगता है उनको कि लड़का ही विक्टिम होगा। ये अपनी सोसाइटी को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि सोसाइटी में लड़कों के ऊपर भी अत्याचार होता है। हम इस सोसाइटी को चेंज में लाना चाहिए। इस सोसाइटी को चेंज जब तक नहीं आएगा, इस सोसाइटी में चेंज, तो शायद इस देश में ऐसे और अतुल सुभाष होते रहेंगे। इस सोसाइटी में लोगों को बात करनी पड़ेगी, लोगों को दर्द समझना पड़ेगा लड़कों का, और इसमें अगर समाज हेल्प नहीं किया, अगर सोसाइटी हेल्प नहीं करी, तो शायद ये देश ऐसा देश बन जाएगा जिसमें मेन नहीं रहेंगे। बाप रे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कभी वो समय ना आए। इस वक्त भी हम नहीं जगेंगे तो और कब जगेंगे। मैं सचमुच में आपकी कहानी से आपके परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा संवेदन रूप से शील हूँ और बहुत अटैच्ड हूँ, और मुझे नहीं बल्कि सभी लोगों को बहुत इस बात का दुख है कि आपने जिस तरीके का हीरा खोया है। मैं बोलता हूँ हीरा एक आपके पिताजी ने माताजी ने नहीं खोया, बल्कि पूरे देश ने हीरा खोया है। और मैं आपके माता पिताजी को यहीं से वंदन करता हूँ कि उन्होंने कितने होनहार पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था की गलती की वजह से हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने खो दिया। मैं आपके कभी मौका लगा तो मैं आपके पिताजी से माताजी से एक बार मिलना चाहूँगा, और उन्हें मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के आपके साथ खड़े हैं, हम सब विकास के साथ में खड़े हैं, और हम सब आपके साथ में खड़े हैं। जीत आपकी ही होगी, आप हारिएगा मत। हम सब आपके साथ में, बहुत 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 सारे लोग आपके साथ में। यदि न्याय व्यवस्था भी आपके अगेंस्ट है, पुलिस व्यवस्था भी आपके अगेंस्ट है, पॉलिटिक्स भी आपके अगेंस्ट है, फिर भी हम बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। जीत आपकी ही होगी। और हम यह सब करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहेंगे। मैं विकास जी आपके साथ में एक बार गले मिलना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल हिम्मत रखिए, है ना। थैंक यू सो मच। एंड आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार को अगली कहानी के साथ में एक नए एपिसोड में। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।